हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सर्वोच्च न्यायालय जो 5 आदेश जारी करता है, उसमें से तीसरा पॉइंट था इसका परमादेश वाले। ठीक है, परमादेश के बारे में जिसे हम मैंडामस कहते हैं। इस आदेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय सार्वजनिक पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करने का आदेश देता है। अब ये आदेश क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का, इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है कि जितने भी सार्वजनिक पदाधिकारी हैं जो अपने पद पर कार्यरत हैं, वो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करें। एक तरह से उन पर बंदिश लग जाती है। चौथा है उत्प्रेक्षण, यानी कि इसे हम कहते हैं रिट भी बोलते हैं इसको, रिट आम भाषा में रिट बोला जाता है इसको। इस आदेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय अपने से निम्न के न्यायालयों से ऐसे मुकदमों को अपने यहाँ मंगवा लेता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। क्या करता है इस आदेश के माध्यम से, रिट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय, कि भाई जो उसके नीचे के न्यायालय हैं, अगर वो किसी ऐसे मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, तो सर्वोच्च न्यायालय उनसे बोल सकता है कि भाई ये जो तुम केस, जिस केस की आप सुनवाई कर रहे हैं, ये केस आप मुझे सौंप दो, क्योंकि वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। पांचवा है इसका आदेश अधिकार प्रच्छा। क्या नाम है? अधिकार प्रच्छा। यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी किसी ऐसे पद पर कार्य कर रहा है जिसके लिए वह अधिकृत व योग्य ना हो, तो सर्वोच्च न्यायालय इस आदेश के माध्यम से उसे उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार क्षेत्र से उस पद पर कार्य कर रहा है। क्या होता है इस आदेश के माध्यम से? अगर कोई सार्वजनिक पदाधिकारी है, वो ऐसे पद पर कार्य कर रहा है जिसके लिए वह योग्य ही नहीं है, अधिकृत नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय उससे पूछ सकता है कि भाई तुम किस अधिकार क्षेत्र से उस पर कार्य कर रहे हो, बताओ मुझे। ये इसके आदेश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। 5 आदेश मैंने बताए थे आपको। एक तो मैंने बताया था आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा प्रतिषेध, तीसरा मैंने आपको बताया परमा आदेश, और चौथा उत्प्रेक्षण यानी कि रिट, और पांचवा अधिकार प्रच्छा। अब हम पढ़ेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है जनहित याचिका क्या है। क्या नाम है 9वां क्वेश्चन का? जनहित याचिका क्या है, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं PIL। जनहित याचिका क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। मैं इसको पढ़ाने से आपको बता दूं कि जनहित याचिका का प्रावधान पहले संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है जनहित याचिका का प्रावधान संविधान में। तो ये क्या होती है, पढ़ते हैं इसके बारे में। जनहित याचिका समाज में गरीब तथा पिछड़े वर्ग की सहायता करती है। समाज के गरीब तथा पिछड़े वर्ग अपनी समस्याओं को न्यायालय के समक्ष नहीं ले जा पाते, क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी नहीं होती। जनहित याचिका के तहत कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों की समस्या को सादे कागज पर लिखकर सर्वोच्च न्यायालय में भेज सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय ऐसी याचिकाओं पर विचार करता है और ऐसे मुकदमों को लड़ने के लिए कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराता है। जनहित याचिका का प्रावधान संविधान में नहीं था, जैसे मैंने बताया था आपको, परंतु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश PL भगवती को इसकी शुरुआत का प्रावधान दिया जाता है। जनहित याचिका क्या है? जो समाज के गरीब पिछड़े वर्ग हैं, अगर उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है ना, तो वो इसकी शिकायत सीधे उच्चतम न्यायालय में कर सकता है, सादे कागज पर जनहित याचिका यानी कि पिटीशन दायर सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय उनकी पूरी हेल्प करता है, यानी कि उनके लिए कानूनी सहायता प्रदान करता है, यानी कि वकील तक देता है। ठीक है, लेकिन ऐसी याचिकाओं का जनहित से जुड़ा होना बहुत बेहद जरूरी है। ऐसे नहीं उसने मनमर्जी से डाल दी ना, जनहित के मुद्दों से जुड़ा होना जरूरी है अगर वो कोई समस्या है तो। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने करी थी? PL भगवती ने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे PL भगवती, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, संविधान में इसको जोड़ा था। 10वां क्वेश्चन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नीति निर्देशक तत्व क्या है, और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर बताइए। नीति निर्देशक तत्व को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार से थोड़े अलग है, तो इन दोनों में हमें डिफरेंस भी बताना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है। पहले हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व होते क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा सरकार को ये निर्देश दिए जाते हैं कि उसे भविष्य में किस प्रकार कार्य करना है, परंतु सरकार इन तत्वों का पालन करने के लिए बाध्य
नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, नीति निर्देशक, नीति यानी कि योजना, निर्देशक यानी कि निर्देश देना, ठीक है ना। तो नीति निर्देश तत्व के माध्यम से क्या होता है, सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि भविष्य में आपको क्या काम करना है, किस प्रकार की योजनाएं बनानी है, कैसे कार्य करने हैं और कैसे कानून बनाने चाहिए, इसके माध्यम से दिए गए हैं, ठीक है, सरकार को निर्देश। और ये संविधान में 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं, लेकिन सरकार इन तत्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकार इससे अपोजिट है, मौलिक अधिकारों का पालन करने के लिए सरकार बाध्य है, ठीक है। अब अंतर पढ़ लेते हैं इन दोनों में, मौलिक अधिकार निर्देशक तत्वों में। मौलिक अधिकारों का पालन करने के लिए सरकार बाध्य है, परंतु नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ज्यादातर मौलिक अधिकार नकारात्मक है, वही दूसरे ज्यादातर मौलिक अधिकार क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति राजनीतिक और सामाजिक है, वही नीति निर्देशक तत्व आर्थिक मुद्दों पर भेजे जाते हैं, ठीक है। इसी में हम पढ़ेंगे एक मौलिक कर्तव्य क्या होता है। मौलिक कर्तव्य क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्या है। संविधान को लागू करते समय भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं था, परंतु 1976 में 42वां संशोधन करके भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का में 11 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। उनमें से कुछ मेन मौलिक जो कर्तव्य है वो ये है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जरूर दिलवाए, ये हर अभिभावक की जिम्मेदारी है। ये उनका मौलिक कर्तव्य है कि जो उनके बच्चे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के हैं उनको प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन जरूर दे या दिलवाए। दूसरा, नागरिकों के रूप में हमें संविधान का पालन करना चाहिए और देश की रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण की भी रक्षा करनी चाहिए। यही मौलिक कर्तव्य होते हैं किसी नागरिक के। मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार है, जो हमने नहीं पढ़ा अभी तक, वो क्यों हटा दिया गया संविधान से, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या था ये संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। संविधान लागू करते समय अनुच्छेद 31 को संविधान का मौलिक अधिकार माना गया था, परंतु संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किए जाने से सरकार को भूमि अधिग्रहण और जमींदारी उल्लंघन में समस्या आ रही थी। इसलिए 1978 में संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की संपत्ति से हटा दिया गया और वर्तमान समय में ये अनुच्छेद 300A में शामिल है, ठीक है। सरकार को क्या समस्या आती थी, जब भूमि अधिग्रहण में समस्या आ रही थी, इसके माध्यम से। इसलिए संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की संपत्ति से एक तरह से हटा दिया गया और वर्तमान में ये किसमें शामिल है, संविधान के अनुच्छेद 300A में, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है वो चैप्टर समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा इस मौलिक अधिकार को, ठीक है। और इसके जो नोट्स हैं मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपने नोट्स ऐसे बना लिए होंगे मेरे लेक्चर से ही तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बना पाए होंगे और आप चाहते हो कि मैं अच्छी तरीके से पढूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और हमने क्या क्या पढ़ा, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या है ये हमने पढ़ा। कितने प्रकार के होते हैं मौलिक अधिकार, समानता का, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और लास्ट हमने पढ़ा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। जनहित याचिका के बारे में हमने इसमें पढ़ा, जिसे हम PIL बोलते हैं, ठीक है। और संपत्ति के अधिकार के बारे में पढ़ा, नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में हमने इसमें पढ़ा। ये एग्जाम की दृष्टि से पर्याप्त है अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया, बस इसी पर डिपेंड ये पूरा चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।